नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह मीना डिफेंस स्टडी जोन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और फिर से मैं पुनः आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें प्रत्येक कंपटीशन में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें मैं बात कर रहा हूं भारत के अक्षांश और देशांतर की। अक्षांश और देशांतर का एक सीधा क्वेश्चन आता है जिसमें कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कितने अक्षांश पे स्थित है, पूर्वी बिंदु कितने अक्षांश पे स्थित है। इस प्रकार के 4-5 क्वेश्चन आते हैं या फिर सीधा आता है कि भारत कितने अक्षांश में स्थित है। तो इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूं कि ये अक्षांश और देशांतर एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ग्लोब के ऊपर खींची जाती है, जिसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है ग्लोब के ऊपर, जिसे ग्रिड के नाम से जाना जाता है। ये बात मैं आपको बता दूं, प्रत्येक कंपटीशन में अक्षांश और देशांतर का एक क्वेश्चन आता है जिसकी बात मैंने पहले भी चर्चा कर दी थी और अब मैं पुनः आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें मैं ज्यादा समय आपका कीमती समय नहीं लूंगा और तुरंत हम यहां से प्रारंभ करते हैं कि भारत का अक्षांश और देशांतर। सीधे शब्दों में तो मैं भारत का अक्षांश और देशांतर वैसे आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर हम भारत का एक छोटा मानचित्र बना के यहाँ पे अगर अपन भारत का अक्षांश और देशांतर देखना चाहें तो सीधे तरीके से हम यहाँ पे दो बातें कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से दो बातें कर सकते हैं जिसमें हमने बात की, यहाँ पे अगर ये जो आडी रेखा होती है उसे तो क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है, और ये जो खड़ी रेखा है इसे देशांतर के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसको मैं अभी ग्लोब के ऊपर आपको विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा भारत का अक्षांश, क्योंकि हमें मेन तो भारत का अक्षांश और देशांतर ज्ञात करना है। जिसमें अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने इससे पहले वाला जो टॉपिक आपको दिया था जिसमें भारत के विस्तार की जो मैंने बात की थी, उसमें मैंने दो बातें आपको बताई थी। पहला मैंने बताया था कि भारत का वास्तविक दक्षिणी बिंदु जो है वो कौन सी है, कन्याकुमारी। और इस कन्याकुमारी की बात मैंने की थी कि ये कितने अक्षांश पे है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में क्या है, स्थित है। इसके अलावा मैंने आपसे बात की थी कि भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, जिसकी मैंने बात की थी जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में कौन सा, इंदिरा कोल। ये बात भी मैंने यहाँ पे की थी आपसे है कि भारत का उत्तरी बिंदु कितने अक्षांश के अंतर्गत स्थित है। तो यहाँ अगर अपन बात करें 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, यानी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ अगर हम सीधे तरीके से अगर अपन बात करते हैं तो भारत का जो अक्षांश है, अगर हम यहाँ बात करें कि भारत का अक्षांश है तो यहाँ भारत का अक्षांश क्या हुआ, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में कौन स्थित है, भारत स्थित है। एक बात तो आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि भारत का अक्षांश कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। जो ये दक्षिणी बिंदु जो कन्याकुमारी जो इसकी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और इंदिरा कोल जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। उसके बाद में देशांतर की बात करें तो यहाँ सीधे शब्दों में हम बात कर सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पूर्वी बिंदु जो है वो आ जाता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में कौन स्थित है, भारत स्थित है। इसकी अगर मैं बात करूं सीधे तरीके से ये अक्षांश हो गया और उसके बाद में ये भारत का क्या हो गया, देशांतर। और भारत के देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में कौन स्थित है, भारत स्थित है। अगर सीधे तरीके से हम बात करें तो भारत का ये तो हो गया अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये हो गया देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। इसके अलावा मैंने आपसे बात की थी कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है, सरक्रिक है। कौन सा है, सरक्रिक है, या फिर इसे मैंने बताया था गौर माता।
और ये जो सर्किक बिंदु है या पश्चिमी जो बिंदु है ये 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी पूर्वी देशांतर में स्थित है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपसे बात की थी पूर्वी बिंदु की। और पूर्वी बिंदु अगर सीधे तरीके से अगर बात करें तो आजकल आता है कीबीथू, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वालुंगा, क्या आ जाता है वालुंगा। और ये भारत का पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में क्या है स्थित है। इसके अलावा मैंने एक बात और की थी जिसमें मैंने चर्चा की थी कि भारत का दक्षिणी बिंदु अर्थात इंदिरा पॉइंट, ये भारत का जो इंदिरा पॉइंट या दक्षिणी बिंदु है, ये क्वेश्चन भी आजकल सीधा आता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है वो कितने अक्षांश में स्थित है। अगर इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ आएगा यानी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है स्थित है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो भारत का अक्षांश और देशांतर, तो भारत के अक्षांश की बात करें 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, जबकि देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत क्या है स्थित है। ये सीधे तरीके से हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ी सी यहाँ ग्लोब की बात बताता हूँ जिससे कि हमें थोड़ा ज्यादा समझ में आए और जिसको हम विस्तार से इसको क्या कर सके समझ सके। चाहे हम इंडिया जीके की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ इसका आप हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद में मैं थोड़ा सा ग्लोब की बात करता हूँ जिससे मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैं एक बार पुनः इसको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जिसमें हम लोगों ने भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की बात की थी, यहाँ आपको मैंने बताया था तमिलनाडु, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जेके, और इधर कौन सा आ जाता है गुजरात। और इसके अलावा ने आपकी लंबाई चौड़ाई की भी बात की थी और पूर्व पश्चिम की भी बात की थी। तो ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी 3214 किमी, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो थी वो कितनी थी 2933, और दोनों में अंतर कितना था 281 किलोमीटर का अंतर था। और भारत की आकृति कैसी थी चतुष्कोणीय, भारत की आकृति कैसी थी चतुष्कोणीय थी, जिसमें हम लोगों ने बात की थी। तो यहाँ तक किसी भाई के कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं अगली बात करता हूं यहां से। अब थोड़ा सा मैं ग्लोब की बात कर रहा हूं और जिसको मैं विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और ध्यान देने के साथ साथ इसको प्रारंभ से लेकर अंत तक इसको विस्तार से आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा वर्त बनाते हैं, अर्थात ये एक क्या है ग्लोब है, ये क्या है ग्लोब है। यहाँ पे अगर बात करें तो ग्लोब निर्माता कौन थे मार्टिन बेहम, कौन थे मार्टिन बेहम। ये जो ग्लोब है ये पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, पृथ्वी का क्या होता है प्रतिरूप, क्या होता है पृथ्वी का ये क्या है पृथ्वी प्रतिरूप होता है, जिसकी अगर अपन बात करें तो ये ग्लोब निर्माता तो कौन थे मार्टिन बेहम थे। और पृथ्वी ये ग्लोब जो है वो पृथ्वी का क्या होता है प्रतिरूप होता है, जिसकी अगर अपन बात करें। अब देखिए यहाँ पे मैं दो बातें आपको बताता हूं। ये जो अपना भारत है, अगर मैं यहाँ बात करूं भारत की, ये भारत जो है वो मूलतः कौन से महाद्वीप में स्थित है एशिया महाद्वीप में। एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, अर्थात ये हिंद महासागर के किसके हिंद महासागर के उत्तरी शीर्ष पर, यानी उत्तरी शीर्ष पर क्या है स्थित है। या फिर अपन बात कर सकते हैं कि भारत तीनों ओर से, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें कि महासागर से घिरा हुआ है, यानी भारत जो है वो तीनों ओर से, किन से तीनों ओर से महासागर से क्या है घिरा हुआ है, अर्थात हिंद महासागर के उत्तरी शीर्ष पर क्या है स्थित है। ये एशिया महाद्वीप में है, हिंद महासागर के उत्तरी शीर्ष पर क्या है स्थित है, और तीनों ओर महासागर से भी क्या है
घिरा हुआ है। इसकी चर्चा हमने जब भारत की तटीय सीमा की बात की थी, वहां मैंने आपको तीनों ओर से बताया था, नीचे नीचे दक्षिण में हिंद महासागर, इसके अलावा दक्षिण पूर्व में हमने जब बात की थी तो मैंने कहा था बंगाल की खाड़ी, और जब मैंने दक्षिण पश्चिम की बात की थी तो उस समय हमने देखा था अरब सागर, इसके अलावा खंबात की खाड़ी और कच्छ के रण की भी हम लोगों ने क्या की थी, बातें की थी। इन सब चीजों को जो नए विद्वान साथी हैं उनके तो थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो विद्वान साथी हमारे डिफेंस स्टडी जोन के साथ नए जुड़े हैं तो वो पीछे वाले टॉपिकों को देखे जरूर, और जिनसे हमारे प्रत्येक टॉपिक आपको क्या होंगे, समझ में आएंगे, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ मैं दो बात आपको बता रहा था कि भारत एशिया महाद्वीप में हिंद महासागर के शीर्ष में स्थित है और महासागरों के यानी तीनों ओर से भारत जो है वो घिरा हुआ है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये जो ग्लोब है जिसकी अगर अपन बात करें, इस ग्लोब के ऊपर दो रेखाएं होती हैं, एक होती है कौन सी, अक्षांश, और एक कौन सी होती है, देशांतर। यानी इस ग्लोब के ऊपर दो रेखाएं होती हैं, अक्षांश और कौन सी, देशांतर, और ये दोनों ही रेखा क्या होती है, काल्पनिक। कैसी होती है, काल्पनिक। अगर अपन बात करें, ये जो दोनों ही रेखा है जिसकी अगर अपन चर्चा कर रहे थे, ये दोनों ही रेखा क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जिनकी अगर हम चर्चा करें तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं अक्षांश और देशांतर। तो यहां अगर हम इस ग्लोब को, ये उत्तर, यहां पे अगर चर्चा करें दक्षिण, और ये बात करें पूर्व, तो ये कौन सा हो गया, पश्चिमी। अगर उत्तर से पूर्व की ओर जो, सॉरी, पश्चिम से पूर्व की ओर जो आडी रेखा होती है उसे तो हम क्या कहते हैं, अक्षांश। यहां इस ग्लोब के ऊपर एक जाल पद्धति आती है जिसे अपन यहां पे अगर चर्चा करें, एक तो आती है ये आडी रेखा जिसकी अपन बात कर रहे थे पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। एक तो ये जो रेखाएं होती हैं, बिल्कुल अगर हम इसकी बात करें तो यहां थोड़ा सा आपको विस्तार से देखना है और फिर उसकी बात करेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो ये रेखा जो है वो कौन सी है, पश्चिम से पूर्व की ओर, अर्थात इस रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांश। क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। जबकि इसी के ऊपर अक्षांश जो है जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे, अक्षांशों की अगर मैं थोड़ी सी बात आपको यहाँ पे बता दूं कि अक्षांशों की सर्वाधिक जो लंबाई होती है या दूरी होती है वो किस पे होती है, 0 डिग्री पे, अर्थात भूमध्य रेखा पे। जबकि सबसे छोटी ये जो रेखाओं की लंबाई होती है वो होती है ध्रुवों पे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब सीधे से अक्षांश रेखा को हम परिभाषित करें तो सीधे शब्दों में हम परिभाषित कर सकते हैं कि ग्लोब के ऊपर वह काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, अर्थात जो आडी रेखा है जिसे हम क्या कह सकते हैं, अक्षांश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अक्षांश कह सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं चर्चा करूं, इसके अलावा देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, तो ये अक्षांश और देशांतर ग्लोब के ऊपर एक काल्पनिक क्या होती है, रेखाएं होती हैं, और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के ग्लोब के ऊपर जाल को क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे थे। इसके अंतर्गत इसमें यहाँ पे अगर चर्चा करें तो यहाँ 90 डिग्री से यहाँ से प्रारंभ करते हैं, तो यहाँ से इसकी एक रेखा आती है जिसकी अगर अपन चर्चा करें जो यहाँ केंद्र बिंदु तक आती है। एक रेखा आती है इधर से जिसकी अगर मैं चर्चा करूं, एक इस प्रकार से ये लंबी दूरी की तय करने वाली ये जो है, ये एक रेखाएं आती हैं। एक आती है आडी रेखा जिसे हम अक्षांश कहते हैं, और एक आती है आपकी कौन सी, खड़ी रेखा, अर्थात इसे क्या कहते हैं, देशांतर। क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। अब इसको परिभाषित करें तो सीधे शब्दों में हम कर सकते हैं कि ग्लोब के ऊपर वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण अर्थात खड़ी रेखा है जिसे हम क्या कह सकते हैं, देशांतर। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि ये देशांतर रेखा किसको दर्शाती है, समय को, जबकि अक्षांश रेखा हमेशा किसको दर्शाती है, तापमान या वनस्पति को। किसको दर्शाती है, तापमान या वनस्पति को, लेकिन मूलतः ये तापमान को क्या करती है, दर्शाती है।
अब यहाँ पे हम दो बातें कर रहे थे, तो यानी ग्लोब के ऊपर वह काल्पनिक, ग्लोब निर्माता कौन थे? मार्टिन बेहन थे। और ये जो ग्लोब है ये पृथ्वी का क्या होता है? प्रतिरूप होता है। और ये जो ग्लोब के ऊपर ये जो देशांतर और अक्षांश रेखा खींची गई है, जिन्हें यानी ग्रिड कहा जाता है, इस जाल को क्या कहा जाता है? ग्रिड। और ये ग्लोब के ऊपर दोनों रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जबकि अक्षांश रेखाओं की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पे होती है, जबकि न्यूनतम दूरी ध्रुव के ऊपर होती है। और इसमें भूमध्य रेखा को भी हम क्या करते हैं? शामिल, जिसमें उत्तरी, यहाँ पे अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये जो है, अब देखिए हम पहले अक्षांश को ले लेते हैं और उसके बाद में किसको ले लेते हैं? देशांतर को ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे यहाँ अक्षांश की और उसके अलावा देशांतर की। और अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों ही ग्लोब के ऊपर क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था। सबसे पहले हम अक्षांश की चर्चा करते हैं और अक्षांश को विस्तार से देखते हैं, और उसके बाद में हम किसको देखेंगे? देशांतर को देखेंगे विस्तार से। देशांतर के अलावा पहले मैंने चर्चा की थी, ग्लोब निर्माता मार्टिन बेहन था, और ग्लोब एक पृथ्वी का क्या होता है? प्रतिरूप होता है, जिसकी मैंने बात की थी। इसमें जो अक्षांश की हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ मैं विस्तार से अक्षांश को बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये ग्लोब के ऊपर, यानी अपन बात करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर, अर्थात जो आडी रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अक्षांश जो है ये भाई सबसे पहले किसको दर्शाता है? तापमान को। अर्थात हम यहाँ हल्की सी चर्चा करें तो ये वनस्पति को भी क्या करता है? दर्शाता है, लेकिन मूलतः ये किसको दर्शाता है? तापमान को। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कुल अक्षांश होते हैं, कुल अक्षांश होते हैं। तो कुल अक्षांश होते हैं, इसकी अगर अपन यहाँ पे चर्चा करें तो कुल अक्षांश होते हैं। तो कुल अक्षांश आप सब जानते हैं, जिसमें अगर हम बात करें 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पे अगर अपन बात करें कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इसमें हम किसको शामिल करते हैं? 0 डिग्री को, अर्थात किसको? भूमध्य रेखा को अगर यहाँ पे हम क्या करें? शामिल करें, तो ऐसी स्थिति में कुल अक्षांश जो होते हैं वो कितने होते हैं? 181। कुल अक्षांश जो होते हैं वो कितने होते हैं? 181। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, अर्थात 0 डिग्री, अर्थात कौन सी? भूमध्य रेखा, और ये कुल होते हैं 181। तो कुल अक्षांश होते हैं कितने होते हैं? 181। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और किसको शामिल कर दिया? भूमध्य रेखा को। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? एक कुल अक्षांश होते हैं 181। ये बात आपको यहाँ हल्की सी ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक चीज और आती है, जैसे कुल अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश रेखा। तो कुल अक्षांश जो रेखा होती है, रेखा होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? तो इनकी संख्या होती है 179। कितनी होती है? 179। इस अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश होते हैं जिसमें भूमध्य रेखा को शामिल किया जाता है, अर्थात ध्रुवों को भी क्या किया जाता है? शामिल। लेकिन जब कुल अक्षांश रेखाओं की बात आती है तो दोनों ध्रुव को क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है, और इनकी संख्या कितनी बन जाती है? 179। अर्थात इसको किसको निकाल दिया जाता है? भूमध्य रेखा को। एक क्वेश्चन आता है, अगर अक्षांश रेखाओं में, अगर अक्षांश रेखाओं में, अगर अक्षांश रेखाओं में भूमध्य रेखा को शामिल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? शामिल कर दिया जाए, तो इनकी संख्या होगी, अगर अक्षांश रेखाओं में भूमध्य रेखा को शामिल कर दिया जाए तो इनकी संख्या होती है 180। क्या होती है? 180। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर अपन यहाँ बात करते हैं कि ये जो
कुल अक्षांश रेखाएं होते हैं तो कुल अक्षांश रेखाएं 179, कुल अक्षांश होते हैं 181, और अगर अक्षांश रेखाओं में भूमध्य रेखा को शामिल कर दिया जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है 180। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि दो अक्षांशों के बीच के भाग को कहा जाता है, दो अक्षांशों के बीच के भाग को कहा जाता है। तो दो अक्षांशों के बीच के भाग को कहा जाता है तो वो क्या हो जाता है, जोन, या फिर हम उसे क्या कहते हैं, कटिबंध, जोन या कटिबंध। उसके बाद में तीसरा अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी है, तो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है 111 किमी, जो हमेशा क्या होती है, निश्चित। 111 किमी जो हमेशा क्या होती है, निश्चित होती है। ये बात भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो दो बातें मैंने बात की थी कि ये जो भूमध्य रेखा है यानी अक्षांशों की सर्वाधिक दूरी, तो अक्षांशों की सर्वाधिक जो दूरी है वो भूमध्य रेखा पर होती है। किस पे होती है, भूमध्य रेखा पे। जबकि न्यूनतम दूरी, यहां अगर हम बात करें कि न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी कहां होती है, ध्रुवों पर। न्यूनतम दूरी किस पे होती है, ध्रुवों पे होती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इन दो अक्षांशों के बीच के भाग को तो क्या कहा जाता है, जोन या कटिबंध, और इनके बीच की दूरी जो है वो हमेशा कितनी होती है 111 किमी, जो क्या होती है, निश्चित होती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, यहाँ पे मैं दो चर्चा कर रहा था जिसकी अगर अपन चर्चा करें यहाँ पे, तो यहाँ आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि भारत कितने अक्षांश में स्थित है। तो भारत का जो अक्षांश है वो कितना है और भारत कितने अक्षांश में स्थित है, तो जिसकी चर्चा अगर मैं करूं 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में कौन स्थित है, भारत स्थित है। कौन स्थित है, भारत स्थित है। तो भारत का अक्षांश क्या हुआ, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में कौन स्थित है, भारत स्थित है। तो ये तो था अपना अक्षांश। इसके अलावा अब क्या बच जाता है, देशांतर, जिसको मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप हल्का सा इस अक्षांश का क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए मैं इसको एक बार पुनः थोड़ा सा समझा दूं, उसके बाद में हम केवल देशांतर की क्या करेंगे, बातें। अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो ग्लोब के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर अर्थात आडी रेखा को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश हमेशा किसको दर्शाता है, तापमान को दर्शाता है। कुल अक्षांश होते हैं 181, जबकि कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं 179। अगर अक्षांश रेखाओं में भूमध्य रेखा को शामिल कर दिया जाए तो इनकी संख्या होती है 180। यहाँ पे अगर बात करें कि दो अक्षांशों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, जोन, या फिर क्या कहा जाता है, कटिबंध। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है 111 किमी, जो हमेशा क्या होती है, निश्चित होती है। यानी यहाँ पे अगर अक्षांश रेखाओं की सर्वाधिक दूरी की बात करें तो ये भूमध्य रेखा पे होती है 0 डिग्री पे, अर्थात न्यूनतम दूरी की बात करें तो वो किस पे है, ध्रुवों पे होती है। इसके अलावा भारत जो है वो कितने अक्षांश में स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट से 97 डिग्री 6 मिनट। ये 8 डिग्री 4 मिनट तो कन्याकुमारी और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश अर्थात इंदिरा पॉइंट पे आ जाता है, सॉरी इंदिरा कोल पे जो उत्तरी बिंदु है। जबकि इंदिरा पॉइंट भारत का कौन सा, दक्षिणी बिंदु है, और इंदिरा पॉइंट जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में क्या है, स्थित है। हमेशा ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार आ चुका है कि भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कितने अक्षांश में स्थित है। तो ज्यादातर विद्वान साथी क्या करके आते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में क्या है, स्थित है।
इसके साथ आपका ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे देशांतर के। किसकी बात करेंगे? देशांतर के। तो यहाँ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, यहाँ से अपन चर्चा करते हैं अब देशांतर की। किसकी चर्चा करते हैं? देशांतर की। अब देशांतर की चर्चा करते हुए हम इसको विस्तार से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि देशांतर रेखाएं, तो यहाँ देशांतर रेखाओं की अगर अपन चर्चा करें तो ये जो देशांतर रेखा है, बिल्कुल आपसे अगर मैं बात करूं कि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर अर्थात खड़ी रेखा को, किसको? अर्थात खड़ी रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर। जबकि आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ग्लोब के ऊपर जो जाल पद्धति में अक्षांश और देशांतर है जिसे ग्रिड कहा जाता है, और ये रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक होती है। और ग्लोब पृथ्वी का क्या होता है? प्रतिरूप होता है। और ग्लोब निर्माता कौन थे? मार्टिन बेहम थे। जिसमें हमने अक्षांश और देशांतर की बात करने जा रहे हैं, जिसमें देशांतर, तो देशांतर रेखाएं ग्लोब के ऊपर वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण अर्थात खड़ी रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर। ये देशांतर हमेशा किसको दर्शाता है? समय को। किसको दर्शाता है? समय को। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अलावा अगर हम बात करें कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या है, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या है, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या है 180 और 180। यहाँ पे अगर अपन चर्चा करते हैं तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं, 180 पश्चिमी देशांतरीय रेखाएं। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या आ जाती है अर्थात कितने? 360। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360। यहाँ 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी ये पूर्वी देशांतर 180 डिग्री, और एक आती है 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इन दोनों की अगर अपन बात करें तो ऐसी स्थिति में कुल देशांतर रेखाओं की संख्या हो जाती है 360। ये बात भी आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 360। ये बात हमें यहाँ पे देख रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आ जाता है कि एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? तो एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि यानी अगर अपन बात करें कि दो देशांतरों के बीच के भाग को कहा जाता है। दो देशांतरों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? या तो उसे कहा जाता है गोर, या फिर उसे क्या कहते हैं? गोरे, यानी गोर या गोरे कहा जाता है। इसके बाद में एक कि दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी, तो दो देशांतरों के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? 111.32 किमी, अर्थात ये हमेशा क्या होती है? अनिश्चित। क्या होती है? अनिश्चित होती है। तो यहाँ दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111.32 किमी, जो हमेशा क्या होती है? अनिश्चित। इसमें देखो यहाँ से अगर अपन इस बिंदु से बात करें तो यहाँ नीचे आती है, लेकिन बीच में जाकर ये थोड़ा सा अंतर आ जाता है जिसकी बात अपन हमेशा करते हैं। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किमी है जो अनिश्चित होती है। दो देशांतरों के बीच के भाग को गोर या गोरे, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट। आपसे पूछे कि भारत में सूर्य उदय में अंतर, तो सूर्य उदय में जो उदय में अंतर होता है वो कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का। अर्थात यहां से क्वेश्चन आता है कई बार कि अगर भारत के पूर्व में सूर्य उदय
भारत के पूर्व में सूर्य उदय यानी किबिथु या वालुंगा पूर्वी बिंदु पर 4 बजे होता है, तो पश्चिम में सूर्य उदय कितनी बजे होगा? तो ऐसी स्थिति में इसमें कितने घंटे का अंतर आएगा? 2 घंटे का। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और 2-4 बजे हो रहा है तो 4 के बाद में 5 और 6 बजे सूर्य उदय कहाँ होगा? अपने गुजरात में, अर्थात गुजरात का आपको पता है कि सबसे पहले सूर्य उदय पूर्व में और अस्त कहाँ होता है? पश्चिम में। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत कितने देशांतर में स्थित है, तो भारत का जो देशांतर है उसकी अगर मैं सीधे तरीके से बात करूं तो वो आ जाता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में कौन स्थित है? भारत स्थित है। कौन स्थित है? भारत। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में कौन स्थित है? भारत स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल आप इसका हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और हमारे विद्वान साथी हमारे डिफेंस स्टडी जोन में जो नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन घंटी को, और जो फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसे लाइक करेंगे तथा फॉलो करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे क्या करेंगे? शेयर भी करेंगे। इसके अलावा मैंने अगर डायग्राम के माध्यम से इसकी हमने पहले चर्चा कर ली थी शुरुआत में कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है, तो यहाँ पे आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद मैंने देखो आपको हल्की सी चर्चा की थी। यहाँ पे कई बार आप लोगों से सिर्फ सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत कितने अक्षांश में है, तो यहाँ पे आपको केवल अक्षांश और यहाँ पे केवल आपको क्या ध्यान रखना है? देशांतर। अब इसमें अगर मैं छोटा सा भारत का मानचित्र मैंने शुरू में बना दिया था आपके साथ, लेकिन एक बार मैं पुनः बता देता हूं जिससे आपका रिवीजन हो जाए। तो भारत का जो अक्षांश है जिसकी मैं बात कर रहा था 8 डिग्री 4 मिनट से ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश क्या आ जाता है? उत्तरी अक्षांश। और ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर आ जाता है। तो अक्षांश अगर आपसे पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आपको पता चल गया। देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में कौन स्थित है? भारत स्थित है। अर्थात भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, कौन सा बिंदु है? दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में क्या है? स्थित है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये सब चीजें हमने देखा। तो ये था भारत का अक्षांश और देशांतर, जबकि मैंने ये डायग्राम पहले भी बता दिया था। पश्चिम के अंदर कौन सी बिंदु आ जाती है? सरक्रिक बिंदु आ जाती है। पूर्व में कौन सी आ जाती है? वालुंगा आ जाता है। और उत्तर में कौन सा आ जाता है? इंदिरा कोल आ जाता है। और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ पे हमने चर्चा करी, ये देखा हमने भारत का अक्षांश और देशांतर, जिसको विस्तार से मैंने पूरी संपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। और फिर भी हमारे जो नए विद्वान साथी हैं, मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूँ कि जो हमारे डिफेंस स्टडी जोन में जो नए विद्वान साथी हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन घंटे को दबाना भी ना भूले, और फेसबुक पेज को लाइक करें तथा फॉलो करें। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को क्या देता हूँ? विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।